बहुत महाभारत चल रही है। चक्रव्यूह में कौन फंसा है, राहुल गांधी ने बताया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो। हाँ, आपका अपना शो, जहां सीधे मुद्दे की बात में किसके, केवल आपके मुद्दे उठाए जाते हैं, केवल आपके मुद्दे उठाए जाते हैं। दिल्ली में होनहारों की मौत पर हंगामा जारी है तो कहीं बारिश से हाल बेहाल है। आज 1 घंटे, मैं आपको हर दिन कहता हूं कि 1 घंटे में देश में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, इस 1 घंटे में आपको सब कुछ बता दूंगा। और हां, सीधे केवल और केवल आपके मुद्दे की बात करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले किसकी बात करेंगे। संसद में आज राहुल गांधी ने खूब बोला है, बहुत बोला है। महाभारत हुआ है, चक्रव्यूह तक बात पहुंच गई है। क्या क्या हुआ है, सब कुछ जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि राहुल गांधी की बात पर आखिर क्यों खड़ा होना पड़ा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। दूसरी खबर में बात करेंगे दिल्ली से आई दुखद खबर जिससे देश परेशान है। अगर आपके बच्चे भी दिल्ली में पढ़ रहे हैं, IAS IPS का सपना सजोए दिल्ली गए हैं, तो इस खबर को देखिएगा। बहुत तह तक तहकीकात की है हमारे सहयोगियों ने। तीसरी खबर में आज फिर बाढ़ बारिश की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। हर दिन आपको सावधान करता हूं, लेकिन तब भी लापरवाही जारी है और इससे जान तक जा रही है। मध्य प्रदेश में बारिश ने कैसे बेहाल कर दिया है, देखिएगा विस्तार से। चौथी खबर में दमोह से आई है दर्दनाक खबर है, सुनकर ही परेशान हो जा रहा हूं। खबर पुरानी है, लेकिन बिलख रहे बच्चों की तस्वीर आज की है। बच्चे अनाथ हो गए हैं, मां को सिस्टम ने मार डाला है। पूरा मामला क्या है, देखिएगा। पांचवी खबर में बात करेंगे मोहब्बत की दुकान में क्या, पैर छूने पर कार्रवाई हो गई है। खबर इंदौर से आई है, वीडियो दिखाएंगे और पूरा विश्लेषण विस्तार से करेंगे। छठवीं खबर में छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। 200 कंपनियां बंद होने वाली हैं, मजदूर परेशान है, परिवार वाले रो रहे हैं। 2 लाख मजदूरों का रोजगार छिन जाएगा क्या? यकीन मानिए, यह रिपोर्ट आपको रुला देगी। बने रहिएगा, दिखाऊंगा केवल और केवल मजदूर, आम जनता, परेशान लोगों की आवाज। 7वीं खबर में छत्तीसगढ़ की मुंगेली का एक वीडियो दिखाएंगे। स्कूल जाने के लिए बच्चे परेशान है, कह रहे हैं पुल बनवा दीजिए, स्कूल जाना है। और 8वीं खबर में बात करेंगे नक्सलियों के आतंक की। आज हिडमा के मौत की कहानी सुनाएंगे। चलिए, अब बात विस्तार से कर लेते हैं कि आखिर खबर क्या है। राहुल गांधी संसद में खूब बोल रहे हैं, संसद में खूब बोल रहे हैं। आज जानते हैं, आज संसद में महाभारत हुआ है। सुनकर आपको लग रहा होगा ये कौन सी नई बात है। महाभारत तो होता ही रहता है, मतलब संसद तो हंगामा करते ही रहते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, चलता ही रहता है। लेकिन आज संसद में महाभारत की एंट्री हुई है। राहुल गांधी ने अभिमन्यु की कहानी सुनाई है। चलिए, अब पूरा मामला विस्तार से आपको समझा देते हैं। बजट पर लोकसभा में चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर जबरदस्त हमला किया है। जबरदस्त आक्रामक दिखे हैं राहुल गांधी। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग हिंदू धर्म को समझते नहीं है। अभी पिछला सत्र याद ही होगा आप लोगों को, पूरा मामला हिंदू पर ही डिरेल हो गया था। कितना हंगामा हुआ था। आज राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर क्या कहा है, पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से विश्लेषण करते हैं। पहले सुनाइए। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। और कह रहा था ना कि आज महाभारत की एंट्री हुई है। कैसे हुई है वो भी जान लीजिए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गरीबों और पिछड़ों के खिलाफ चक्रव्यूह बनाने की साजिश का आरोप लगा दिया है और अभिमन्यु की कहानी सुनाई है। सुनना चाहते हैं राहुल गांधी के मुंह से, तो सुना दीजिए। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो उनके मुंह से ही सुनाइए, वो ज्यादा बेहतर लगेगा। संसद में आज कैसे अभिमन्यु की कहानी सुना रहे हैं राहुल गांधी, सुनाइए जरा। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण,
कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संसद में खूब बोले हैं। संसद भवन में चर्चा के दौरान राहुल गांधी करीब 42 मिनट तक बोलते रहे। हम तो 1 मिनट में आपको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। 42 मिनट तक राहुल गांधी ने पेपर लीक और अग्निवीर जैसी योजनाओं पर भी सरकार को घेरने का खूब और पुरजोर प्रयास किया है। अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी का जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। दोनों बयान सुन लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवाब दे रहे हैं और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं। बदली हुई संसद की तस्वीर, बदले हुए राहुल गांधी और बदलता हुआ देश का ये जो राजनीतिक मिजाज है ना, इसकी एक एक तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आऊंगा, लेकिन पहले देश के सबसे बड़े सदन की खबर देखिए। क्या कहा है राहुल गांधी और जवाब में क्या बोले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सुनाइए जरा। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। इसकी सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। अग्निवीरों पर हो रही इसी राजनीति पर 26 जुलाई को प्रधानमंत्री ने भी बोला था। विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था, इसी मुद्दे पर बोला था। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की ये बातचीत आपको सुनना चाहिए। सुनाइए पीएम मोदी ने क्या कहा था। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। लेकिन आज फिर संसद में अग्निवीर पर जमकर सियासत हुई, राजनीति हुई। आज राहुल गांधी का एक और बयान खूब वायरल हो रहा है। क्या है बयान, सुन लीजिए। बजट पर बोलते बोलते राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी पर भी तंज कसा है। राहुल गांधी इस समय सब चीज पकड़ लेते हैं, कढ़ाई, चम्मच और उसमें पक रहा पकवान भी नहीं छोड़ते हैं। राहुल ने ऐसा बोला कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिर पकड़ लिया। देखा आपने? दिखा दीजिए वीडियो पहले, उसके बाद बात करेंगे। दिखाइए, देखिए जरा, देखिए गजब वीडियो है, सुनाइए। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। पक्का बहुत तगड़ा हलवा बनता होगा, बहुत स्वादिष्ट होता होगा। और हलवा नहीं मिलेगा तो भाई सदन में हंगामा होगा। गजब वीडियो है, खूब वायरल हो रहा है। पहले तो वित्त मंत्री मुस्कुराती रही, जैसे कि मुझे भी थोड़ी थोड़ी हंसी आ रही है। जैसे ही हलवा सेरेमनी पर राहुल ने बोलना शुरू किया, सर ही पकड़ लिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। राहुल गांधी आज अपने पुराने अंदाज में बोल रहे थे।
राहुल गांधी ने शिक्षा बजट में आई कमी पर सवाल उठाए, किसानों की एमएसपी पर बोले, महिलाओं पर बोले, गरीब पिछड़े आदिवासी का जिक्र किया, अग्निवीर पर बोले, जाति जनगणना पर खुलकर बोले। राहुल के इस अंदाज से विपक्ष खुश था। अब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया, जिसके चलते स्पीकर ओम बिरला को कई बार टोकना पड़ा। लेकिन इस हो हल्ला में जनता का खूब पैसा बहाया जा रहा है। संसद सत्र का एक एक मिनट बहुत कीमती है, खूब पैसा लगता है हमारे आपके जेब का। इसलिए लोकसभा में हंगामा की बजाय सिर्फ और सिर्फ सार्थक चर्चा होनी चाहिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये तो संसद है साहब, जो जितना बोलेगा उसका मार्केट में उतना बढ़िया होगा। तो चलिए अगली खबर क्या है, अगली खबर आपको दिखा देते हैं। आईएएस आईपीएस बनने गए थे, सिस्टम ने मार डाला। आईएएस आईपीएस बनने गए थे और ये इतनी दुखद खबर है, ये इतनी दुखद खबर है, यकीन मानिए। ये जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे, ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये पढ़ने गए थे। और याद रखिएगा, आईएएस आईपीएस की कोचिंग में कौन जाता है? जिसमें प्रतिभा होती है, जो मेधावी छात्र होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 3rd डिवीजन पास हो और फिर वो कहे कि नहीं मैं चला जाऊं। उसमें कुछ गुंजाइश होती है कि मैं कुछ बन सकता हूं। मतलब ये सब प्रतिभावान थे। और कई बार ऐसा भी होता है कि 3rd डिवीजन वाला भी देख के ये समझ जाता है कि नहीं यार मैं भी कुछ कर सकता हूं, तो वो भी तैयारी कर लेता है, हिम्मत जुटा लेता है। लेकिन ये मुस्कुराती हुई ये तस्वीर अब इस दुनिया में नहीं है। पूरी खबर क्या है, पूरी खबर है, चलिए पूरी खबर बता देते हैं आपका बच्चा अगर दिल्ली में आईएएस आईपीएस की कोचिंग करने गया है, कहां रहता है? मुखर्जी नगर में रहता है या ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता है या किसी रिश्तेदार के यहां रहता है? दिल्ली में कहीं भी रह रहा है और कोचिंग करने गया है, तो आज की ये पूरी स्टोरी ध्यान से देखिएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि लोगों की जान चली जा रही है, लोगों की जान चली जा रही है। लेकिन कहीं कहीं हालात ऐसे भी हैं जहां बारिश नहीं, सिस्टम मार दे रहा है। सिस्टम लोगों की जान ले रहा है, अधिकारियों की लापरवाही मार दे रहा है। इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए इन 3 तस्वीरों को। दुख हो रहा है इन होनहारों को देखकर। इन होनहारों को राजधानी दिल्ली में सिस्टम ने मार डाला है। भविष्य में ये अधिकारी बनने वाले थे, कलेक्टर एसपी बनने वाले थे, जिनके सबने कुछ भ्रष्ट अधिकारों ने ही कुचल दिया, कुछ भ्रष्ट अधिकारी ने ही कुचल दिया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई की शाम बच्चे पढ़ रहे थे। भारी बारिश से इलाके में जल भराव था। एकाएक पानी राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरने लगा। छात्र बाहर निकल पाते उससे पहले बेसमेंट में पानी भरने लगा। चंद मिनट में पानी सिर के ऊपर तक पहुंच गया। कुछ छात्र निकल पाए, कुछ बेसमेंट में ही रह गए। 6:35 के आसपास पानी का बहाव तेज हुआ और चंद मिनटों में ही पूरा बेसमेंट पानी पानी हो गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, कोचिंग में करीब 20 से 25 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। 7:15 पर फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले बिजली काट दी गई, इसलिए टॉर्च से रेस्क्यू शुरू किया गया। रात करीब 9 बजे एनडीआरएफ की टीम कोचिंग सेंटर पहुंची। पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको कहानी बता देता हूं। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक रात करीब 10:40 पर पहले छात्र की बॉडी निकाली गई। दूसरी डेड बॉडी रात करीब 11:10 पर निकाली गई और तीसरी डेड बॉडी देर रात करीब 1 बजे एनडीआरएफ टीम को मिली। और इस तरह से 3 होनहारों ने अपनी जान गंवा दी। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। दिखाइए जरा। बच्चे ऊपर आ जाओ, सब जगह बच्चों सब ऊपर आ जाओ। कोई नीचे रहा तो नहीं? कोचिंग माफिया और शासन दोनों मिलकर हम स्टूडेंटों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। हम आउटसाइडर्स हैं, हम यहाँ आते हैं पढ़ने लिए। हमारे माँ बाप हमको भेजते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके बच्चा कामयाब हो जाएगा। अगर हम मर ही जाएंगे तो
जो लड़की सिस्टम बदलने के लिए पढ़ाई कर रही थी, जो सिस्टम में जाके वो सिस्टम बदलना चाह रही थी, आज वो उसी एक सिस्टम का शिकार हो गई। बोलेंगे क्या एक्शन होना चाहिए? सोचिए ऐसा बेसमेंट था जहाँ पे लाइब्रेरी चल रही थी, क्योंकि कहीं और एसी की का प्रबंधन नहीं था और बायोमेट्रिक था, जिसके चलते वो एग्जिट नहीं कर पाए। कम से कम रियल कैजुअलिटीज बताई जाए, क्योंकि देयर वर अ स्टूडेंट इन नाइट जिन्होंने बोला 7 से 8 लोग मरे हैं। इन लोगों ने अभी तक हमें बताया कि 3 लोग मरे हैं। ये लोग सबक नहीं सीखते हैं। 4 दिन पहले मेंस लिखना था भाई को, वो मारा गया। नीलेश नाम का लड़का था। इनको प्रशासन को या कोचिंग माफिया को सबक नहीं लेनी थी। जब कोचिंग में पानी भरता है तो मैसेज आ जाता तो उस दिन छुट्टी रहती थी। तो इसके पहले जो पानी उसमें जल भरा होता था वो बच्चे आने से पहले हो जाता था, तो इसलिए उस दिन छुट्टी करके बच्चे सेफ हो जाते थे। 25 साल की तान्या सोनी बिहार के औरंगाबाद की मूल निवासी थी। अपने माता पिता के साथ तेलंगाना में रहती थी। 25 साल की श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। 28 साल के नेविन डाल्विन एर्नाकुलम केरल के रहने वाले थे। और ये तीनों सपना लेकर आए थे अधिकारी बनेंगे, सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उसी सिस्टम ने मार दिया, इनकी जान ले ली। श्रेया अपने भैया को बताती थी कि पानी भर जाता है और छुट्टी हो जाती है, लेकिन सोचिए मैगी फीस लेकर भी ये कोचिंग सेंटर कितनी लापरवाही करते हैं, कितनी लापरवाही करते हैं। मैगी फीस वसूलते हैं और देते क्या है? बच्चों को मौत। अब आपको पिछले साल का एक वीडियो दिखाते हैं, देखिए। 15 जून 2023 की तस्वीर है। दिल्ली के मुखर्जी नगर का वीडियो है, जिसे आईएएस बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। पिछले साल यहां एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई। बिजली मीटर में आग लगी। थोड़ी ही देर में आग पूरी बिल्डिंग में फैलने लगी। हादसे के वक्त कोचिंग सेंटर में करीब 250 छात्र मौजूद थे। कोचिंग सेंटर की खिड़कियां तोड़ी गईं, बच्चे रस्सी के सहारे नीचे आए। वीडियो आप देख ही रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप अधिकारी बनाने के लिए घर गहना बेचकर भेजते हैं, लेकिन क्या किया जाता है बताइए? मार देते हैं छात्रों को, फ्यूचर आईएएस को मार देते हैं। ये कोचिंग संस्थान नहीं, हत्यारे हैं, हत्यारे। और ये मौत नहीं है, हत्या है। इसके अलावा 25 जनवरी 2020 को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कोचिंग सेंटर की 2 छतें गिर गई। इस हादसे में 4 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 13 लोग घायल हो गए। और अब ओल्ड राजेंद्र नगर का राव कोचिंग सेंटर जो फिर से छात्रों का कब्रगाह बन गया है। और फिर से सिस्टम की लापरवाही ने 3 होनहार डुबा दिए। यह हादसा नहीं, हत्या है। और इनकी हत्या के 4 गुनहगार हैं। पहला एमसीडी, जिसकी लापरवाही की वजह से जल भरा हुआ, समय पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। दूसरा गुनहगार राव आईएएस कोचिंग सेंटर है, जिसने पैसे कमाने के लिए स्टोरेज को लाइब्रेरी बना दी। बिना इजाजत लाइब्रेरी बनाकर बच्चों की जान से खिलवाड़ करते रहे। और तीसरा गुनहगार फायर ब्रिगेड है, जिसने बिना जांच कोचिंग सेंटर को एनओसी दे दी। और चौथा नाम है उस इलाके के विधायक दुर्गेश पाठक का, जिससे उस इलाके के लोग शिकायत करते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम शिकायत के बावजूद सोता रहा। सोचिए, इन चारों की लापरवाही ने 3 घरों में अंधेरा कर दिया है। सपना तोड़ दिया उन परिवारों का जिसने अपने बच्चों को अधिकारी बनाने के लिए दिल्ली भेजा था। इसीलिए कह रहा हूं, ये हत्यारे हैं, हत्यारे। और आपको पता है, जिम्मेदारी लेने की बजाय इस पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। जमकर दिखा दीजिए कैसे 3 छात्रों की मौत पर दिल्ली में राजनीति हो रही है। राजनीति करने वालों को भी सुनना चाहिए। आपको 3 लोगों की जान गई है, सुनाइए। सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। एलजी का बयान है कि 10 साल से नाले साफ नहीं हुए एमसीडी के, तो कौन 10 साल से एमसीडी में कौन बैठा हुआ था? बीजेपी बैठी हुई थी।
सैकड़ों करोड़ का शीश महल बनकर तैयार हो गया, मगर सीवर की सफाई नहीं हो पाई। इतने सारे आईएएस अधिकारियों को बुलाया गया, इंक्लूडिंग मिस्टर नरेश कुमार। इनमें से कोई भी आईएएस अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आया। सरकारी गाड़ी आपको चाहिए, सरकारी सुविधाएं आपको चाहिए, सरकारी बंगला आपको चाहिए, वेतन भत्ता आपको चाहिए, और फिर आप कहते हैं कि अफसर आपके नहीं सुन रहे, तो फिर कुर्सी पे क्यों बैठे? दो त्यागपत्र। 100 मीटर की सड़क बनती है और उसके ऊपर 4 नेता आ जाते हैं, हमने बनाई। उसी सड़क के ऊपर पानी भर जाता है तो सारे गायब हो जाते हैं, कोई दिख नहीं रहा। जहाँ इलीगल बिल्डिंग बनती है वहाँ बुलडोजर चलता है। क्या कहिए, सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? सवाल इस देश की बच्ची का है, या केरल या बिहार। तानिया हमारे बिहार की बच्ची थी। ये शर्मनाक है, कोई शक आपको मालूम है कि इसमें कोई शक नहीं कि शर्मनाक बात है। बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं इस मामले में, बहुत बड़े बड़े नेता, लेकिन 3 लोगों की जान तो चली ही गई ना। सिस्टम ने तो 3 बच्चों को मार ही डाला है ना। इस मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है वो भी जानना आपके लिए जरूरी है, बता देता हूं। इस पूरे मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राव कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर भी गिरफ्तार हुए हैं। अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित 13 कोचिंग सेंटरों को एमसीडी ने सील कर दिया है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। ये पहले क्यों नहीं कर लिया? और ये जो जितनी सख्ती आप दिखा रहे हो, कोचिंग सेंटर को सील कर रहे हो, ये पहले कर लिया होता तो नहीं जाती 3 बच्चों की जान। एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। ये भी पहले कर लिए होते तो बाकी इंजीनियर कम से कम डरते। पुलिस सब कुछ बता रही है। डीसीपी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, सुनाइए डीसीपी साहब क्या कह रहे हैं। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है। पुलिस ने बताया कि एक वो शख्स भी गिरफ्तार हुआ है जो इस जल भराव के बीच तेज रफ्तार में गाड़ी भगाते हुए ले गया। वो वीडियो भी दिखा दीजिए, कितना डरावना मंजर था। पहले वो वीडियो दिखाइए, आगे बात करूंगा उसके बाद। देखिए ये जो वीडियो है ना, इसमें कोचिंग के बाहर पानी भरा दिखाई दे रहा है। दिखाते जाइए इस वीडियो को, मेरे बगल में आप लगातार देखिए इस वीडियो को। पानी इतना भरा है कि बच्चे तैरकर बाहर निकल रहे हैं और इसी बीच एक गाड़ी आई और इतनी जोर से निकली कि राव कोचिंग सेंटर का गेट सामने देखिए टूट गया और सीधे पानी बेसमेंट में जाने लगा। फिर क्या हुआ वो विस्तार से बता ही दिया है। बस यही वजह थी इस मामले में इस गाड़ी वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, इस गाड़ी वाले ने तो मस्ती में ये काम किया होगा, लेकिन इसकी मौज 3 लोगों की मौत का एक कारण बनी। मत करिए ऐसी हरकत। बारिश हो रही है, संभल जाइए। सिस्टम को तो ऐसी ही आपकी परवाह नहीं है। अब आपको जुलाई की ही दिल्ली की 2 तस्वीर दिखा देते हैं। पहली तस्वीर पटेल नगर की है और दूसरी तस्वीर भजनपुरा की है। 22 जुलाई को यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र नीलेश ने करंट की जद में आकर जान गंवा दी और 13 जुलाई को भजनपुरा की पूनम की करंट लगने से मौत हो गई। तब भी सिस्टम पर खूब सवाल उठे थे, लेकिन क्या हुआ? फिर से 3 छात्रों की इनकी लापरवाही ने हत्या कर दी है। परिवारों का सपना टूट गया है। बच्चे अब दुनिया में नहीं रहे। परिजन रो रहे हैं, भिलक रहे हैं। केरल से लेकर यूपी तक मातम में हैं। नेवीन, श्रेया और तान्या का परिवार। इसलिए बार बार कह रहा हूं, इन छात्रों को पूरे सिस्टम ने मार डाला है। इन छात्रों का पूरा सिस्टम हत्यारा है, जो लगातार हो रही मौतों को नजरअंदाज करता रहा और लोग राजधानी दिल्ली में अपनी जान गंवाते रहे। इतनी महत्वपूर्ण खबर है ये कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कितने लोग जाते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कितने लोग जाते हैं पढ़ाई करने।
मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है जांच होगी। यह बहुत गंभीर खबर थी। यहां से भी जो बच्चे जाते हैं उनको सतर्क किस तरह से किया जाए, इसके लिए सरकारें लगी हैं। लेकिन आखिरकार पानी में डूबने से सोचिए कितनी दर्दनाक मौत रही होगी। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। और अगली खबर क्या है? हर तरफ बाढ़, बारिश का कहर। यह बारिश की वजह से तो हुआ। और मैं पहले दिन से क्यों कह रहा हूं, जब से सीधे मुद्दे की बात शुरू हुई, मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि बारिश और बाढ़ और बारिश में हो रही लापरवाही और उससे हो रही मौत की खबर हर दिन दिखाऊंगा। चलिए खबर क्या है, खबर की शुरुआत कर देते हैं। बहुत बारिश हो रही है, इतनी बारिश की सब बेहाल हैं। दिल्ली में बारिश ने कैसा तांडव मचाया दिखाई दिया। अब बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के बड़वानी की तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए कैसे नदी नाले उफान पर है, लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं। अभी जाना जरूरी है। अगर कोई सुनिए, कोई देख रहा होगा सीधे मुद्दे की बात, और जो लोग देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि ये आदमी कैसा है, इसको कितनी परवाह है। जिन लोगों की परवाह नहीं उनकी इसको कितनी परवाह। ये कैसा है विस्तार न्यूज? ये विस्तार न्यूज ने ठेका ले रखा है क्या हमारी जान की? हाँ, ले रखा है। जान की परवाह किए बिना बेफिक्र होकर ये लोग आर पार कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। अगले ही दिन मुझे ऐसी खबर दिखानी पड़ेगी, देखिए लापरवाही बरतते थे, हादसा हो गया। मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आप भी निभाइए। बाइक लेकर भी पुल के तेज बहाव में उतर जा रहे हैं, हद है। अपनी जान के लिए ही रोज ये तस्वीरें दिखाता हूं, केवल आपकी जान की। आपकी परवाह करता हूं। सिर्फ 10-15 दिन की बात है, या मैं तो यही चाहूंगा 3-4 दिन में हालत सुधर जाए, इसके बाद चले जाइएगा। अभी मत जाइए, अभी रुक जाइए। बड़वानी के बाद आपको झाबुआ का वीडियो दिखा देते हैं। यहां भी नदी नाले में उफान पर है। दोनों तस्वीर देखिए, कैसे नदी में उफान से पूरा रास्ता डूबा हुआ है, लेकिन इसी बीच एक गर्भवती महिला को पार करवाकर लोग ले जा रहे हैं। ऐसे में जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। बाइक सवार भी आराम से आर पार कर रहे हैं। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। मत करिए भाई, मत करिए, बिल्कुल मत करिए। आपकी जान कीमती है। झाबुआ के बाद अब आप ये खरगोन की तस्वीर देख लीजिए। देखिए लगातार बारिश ने शहर का क्या हाल कर दिया है। सड़क पर पानी भरने से लोग परेशान हैं। आने जाने वाली गाड़ियां भी रुक जा रही हैं। दुकानों के अंदर पानी जाने लगा है। बस इसीलिए तो कह रहा हूं, बहुत बारिश हो रही है, रुक जाइए। अब महाकाल के नगरी उज्जैन की बात कर लेते हैं। सावन का महीना चल रहा है, ऊपर से सोमवार, तो फिर उज्जैन की बात करनी तो बनती है। देख लीजिए तस्वीर। 2 दिन से इतनी बारिश हुई है कि शिप्रा नदी एकदम से उफान पर है। घाट मंदिर डूब गए हैं। भोले के भक्त परेशान है, लेकिन भक्ति मौसम से बड़ी है। महाकाल की नगरी तक पहुंच गए हैं तो उफनती नदी के किनारे भी नहाने में लगे हुए हैं। खतरनाक हो सकता है। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। मध्य प्रदेश के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। जांजगीर चांपा में बाढ़ की स्थिति। देखिए जांजगीर चांपा की तस्वीर। हर तरफ बस पानी ही पानी, पानी ही पानी। नदियों का पानी सड़क पर आ गया है। रास्ते जलमग्न हो गए हैं। भयंकर मंजर नजर आ रहा है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। लोगों की लापरवाही की नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। सजग हो जाइए, अनहोनी को दावत मत दीजिए। रोज कहता हूं ये मौज कब मौत बन जाएगी पता नहीं चलेगा। संभल जाइए, इसलिए आपको सावधान कर रहा हूं। अगली खबर की बात कर लेते हैं। बहुत दुखद खबर है। कौन सी खबर है? मां की जान चली गई, बच्चे अनाथ हो गए। खबर पुरानी है, लेकिन जो तस्वीर आ रही है ना, जो तस्वीर आ रही है बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। बताइए कितना मासूम बच्चा अनाथ हो गया है, कैसे? चलिए खबर बता देता हूं आपको। खबर क्या है? बच्चों के सिर से मां का साया छिन गया है। जब से खबर सुना हूं और बच्चे के रोने बिलखने का वीडियो देखा हूं, बेचैन हूं, परेशान हूं। समझ रहे हैं आप? 20 दिन के अंदर अंदर 5 महिलाओं की मौत हो गई है। दमोह में प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही वाली खबर है। लापरवाही हुई है तो खबर दिखाऊंगा, विस्तार से दिखाऊंगा। जानते हैं क्या हुआ है? स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने 5 महिलाओं की जान ले ली है। सुन लीजिए, किसी की जान इतनी सस्ती नहीं होती है कि लापरवाही में चली जाए। इलाज के नाम पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और विस्तार न्यूज में आपके अपने चैनल में खबर आएगी तो दिखाएंगे जरूर। बच्चे का दर्द, बच्चे का मर्म, बच्चे का रोना बिलखना, बच्चे का मां के लिए तड़पना क्या होता है, बहुत दुखद है। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। ये तस्वीर देख लीजिए। दोनों बच्चे नवजात हैं और दोनों बच्चों की मां नहीं है। सिस्टम की लापरवाही ने इन बच्चों की मां को मार डाला है। मौत नहीं, एक तौर पर हत्या कही है, हत्या। सोचिए ना, इन बच्चों को कुछ पता भी नहीं होगा इनके आसपास वाले लोग कौन हैं, रिश्ते में क्या लगते हैं, कुछ भी आइडिया नहीं होगा। जब बड़े होंगे, थोड़ा होश आएगा
तो पता चलेगा कि इनके लिए दुनिया में मां बस एक शब्द है। इनके लिए मां नाम का कोई रिश्ता नहीं है। बोलते हैं ना कि मां की ममता से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। उस ममता को ये नवजात महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या होती है हमें मां, और क्या होती है मां की करुणा, इन चीजों को ये बच्चे सिर्फ कविता कहानियों में ही पढ़ पाएंगे। बहुत दुख हो रहा है ये खबर बताते हुए। जब स्कूल, कॉलेज और नौकरी के दौरान फॉर्म में बहुत जगह मां का नाम भरना होता है, इन बच्चों के लिए अब हर फॉर्म में मां का नाम वाला कॉलम हमेशा के लिए खाली हो चुका है। हमेशा के लिए खाली हो चुका है। लापरवाह सिस्टम में बच्चों के ही मां की ममता का आंचल छीना है। अब जब लापरवाही हुई है और इतनी बड़ी घटना हुई है, तो फिर हम तो सवाल पूछेंगे, और डंके की चोट पर पूछेंगे। ये तस्वीर देख लीजिए, दमोह जिला अस्पताल की तस्वीर है। बहुत चर्चा रहती है इस अस्पताल की। मनमानी एकदम से हद पार कर देती है। व्यवस्था का तो पूछे ही मत, इसको व्यवस्था नहीं अव्यवस्था कहिए। इसी अस्पताल ने 5 प्रसूता महिलाओं की जान ले ली है। इतनी घटिया व्यवस्था है कि लोग अस्पताल जाने से डरते हैं। जिन महिलाओं की मौत हुई है वो सभी डिलीवरी करवाने के लिए अस्पताल पहुंची थी। सभी महिलाओं का ऑपरेशन किया गया, बच्चों की डिलीवरी तो हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो नहीं होना था। एक एक करके 5 महिलाओं की मौत हो गई, 5 महिलाओं की जान चली गई। तारीख जान लीजिए, 4 जुलाई 2023 जिला अस्पताल के MCH वार्ड में 20 महिलाओं ने नवजात शिशुओं को जन्म दिया और तत्काल इन सभी महिलाओं का सिजेरियन ऑपरेशन कर दिया गया। जब महिलाओं का ऑपरेशन हुआ तो इन सब में एक जैसी शिकायत देखने को मिली। महिलाओं का यूरिन रुक रहा था, इन्फेक्शन फैल रहा था, किडनी फेल होने जैसी समस्या भी सामने आई, जिसके बाद एक एक करके 5 महिलाओं की मौत हो गई। 5 महिलाओं की। पहली मौत की खबर सामने बयाकन गांव से सामने आई। लक्ष्मी चौरसिया नाम की युवती जबलपुर कोर्ट में कार्यरत थी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनको सिजेरियन कराने के लिए कह दिया। जब ऑपरेशन हुआ तो फिर बच्चा तो स्वस्थ था, लेकिन 5 घंटे के अंदर अंदर लक्ष्मी चौरसिया की मौत हो जाती। इसके बाद इसी तरह 4 और भी महिलाओं की मौत होती रही। दरअसल विस्तार न्यूज सिस्टम की लापरवाही की खबर गहराई से दिखाता है, तह तक जाकर सवाल पूछता है। घटना बहुत बड़ी थी तो अपने रिपोर्टर को पीड़ित लोगों के घर भेजा। लोगों की समस्या को आपके सामने रखना था। चश्मा पहने हुए जो प्रशासन चक्के वाली कुर्सी पर बैठा है उसका पर्दाफाश करना था। तस्वीर देख लीजिए, मृतका निशा परवीन के घर की तस्वीर है। डालिए तस्वीर। एक दादी अपने पोते को गोद में लेकर बैठी हुई है। तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। घर में जब नया मेहमान आने वाला था तो बहुत खुशी थी। क्या कह रहे हैं निशा परवीन के पति, जरा ये भी सुन लीजिए, सुनाइए। बीवी की बाथरूम रुक गई थी तो उन्हें इस बात पे जबलपुर रेफर कर दिया। पेट फूला लगा था और जबलपुर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ की नर्स ने हमारी बीवी के सामने कह दिया आपकी किडनी खराब हो चुकी है। पुरानी बिल्डिंग के बाद नई बिल्डिंग में पहुँचाई, वहाँ भी ऐसे ही धराशायी हुई। वहाँ के जो चपरासी थे वे बीपी नापते थे, वहाँ कोई डॉक्टर कोई नर्स नहीं थी। जबलपुर में भी ऐसा हुआ है। और बीपी नापने वाली कार्यकर्ता थे, उनसे ना नाम लिख के बनता था ना कुछ लिख के नहीं बनता था, बस बीपी नापते थे। और 2 दिन बाद वहाँ की मशीन, बीपी की मशीन खराब हो चुकी थी नई बिल्डिंग में। वहाँ भी बहुत धराशायी हो गई, सुनाई नहीं होती थी वहाँ भी। सुन लिए ना, नवजात बच्चे ने अपनी मां को और एक पति ने अपनी पत्नी को खोया है। निशा को पहला बच्चा होने वाला था। अस्पताल में जब कहा गया कि ऑपरेशन होगा तो परिवार को थोड़ा दुख हुआ। बच्चे के जन्म के बाद परिवार के चेहरे पर खुशी तो दौड़ी, लेकिन जल्दी ही निशा की किडनी फेल हो गई। हालत बहुत गंभीर थी। गंभीर हालत में निशा को जबलपुर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां निशा का डायलिसिस होता रहा, लेकिन 18 दिन बाद निशा परवीन की भी मौत हो गई। तीसरी घटना हटा से सामने आई, जहां हुमा ने सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चे को तो जन्म दिया और बच्चा स्वस्थ भी पैदा हुआ, लेकिन हुमा को अन्य महिलाओं की तरह संक्रमण और यूरिन में समस्या थी। उन्हें भी किडनी फेल होने की जानकारी दी गई। हमारे विस्तार न्यूज के संवाददाता हरसिना कोरी के घर पहुंचे तो एक छोटी बच्ची पालना में नवजात बच्चे को झुला रही थी। बहुत भावुक तस्वीर है, देख लीजिए। मेरे बगल में जो मैं बोलता हूँ सब कुछ दिखाता हूँ। माँ की ममता को एक छोटी बच्ची कैसे पूरा करने की कोशिश कर रही है। कहते हैं ना, स्त्री को कोई नहीं समझ सकता। एक स्त्री की ममता, करुणा, प्यार का अंदाजा यही तस्वीर देख कर लगा लीजिए। माँ को भले ही लापरवाह प्रशासन ने छीन लिया हो, लेकिन छोटी बच्ची माँ की जरूरतों को पूरा कर रही है। इन तस्वीरों को छोड़ दूं, इस मर्म को छोड़ दूं और इस तरह के भयावह मंजर को छोड़ दूं। हाँ, जिसके खेलने खाने के दिन है वो जिम्मेदारी संभाल रही, इस तस्वीर को कैसे छोड़ दूं और कैसे सिस्टम को बख्श दूं और कैसे मैं कह दूं कि नहीं, जो ऑपरेशन किया वो ठीक है। नहीं कहूंगा। छोटे बच्चे को दुलार रही है ये बच्ची,
पालना में खिला रही है। सिस्टम ने मां को मार डाला है। क्या कह रहे हैं हर्षिता के पति, जरा ये भी सुनाइए। 3 जुलाई को रात में 10:20 पर घर से गए तो CSC पटेरा गए तो पटेरा में इंतजार किया कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, पर नॉर्मल नहीं हुई। पूरी रात पटेरा रुके रहे। फिर इसके बाद सुबह मॉर्निंग टाइम में उन्होंने हमारे लिए पटेरा दमोह भेज दिया। दमोह हम पूरे दिन रुके रहे, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर सीजर ऑपरेशन से मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ, यानी कि 10:52 पे ऑपरेशन हुआ। 4 जुलाई को 5 जुलाई को मेरी पत्नी ने दम तोड़ दिया ICU में 8:30 बजे रात में। देखिए, देख रहे हैं आप, इन तस्वीरों को देखिए। अब इतनी बड़ी लापरवाही है तो हंगामा तो होगा। दमोह के कलेक्टर सुधीर कोचर भी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। क्या कह रहे हैं कलेक्टर साहब, सुनाइए जरा। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और बहुत ही दुखद है। मैंने जैसे ही एक या पहली या दूसरी मृत्यु हुई थी, उसी समय मैंने ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ जो सागर की हैं उनको कहा था कि आप इमीडिएटली आइए और इमीडिएटली यहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करिए। सभी जिम्मेदारों के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी किए और मेरे हिसाब से आज या कल में वो पनिशमेंट ऑर्डर्स भी जारी हो जाएंगे। तो सभी को सख्त सजा मिलेगी इसमें और किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये खबर बस इसलिए दिखा रहा था कि आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है। और जब इस तरह की खबर दिखाई जाती है, लगातार हम सुबह से खबर दिखाते हैं तो उसका असर भी होता है। CMHO हटा दिए गए हैं। अपडेट ये है खबर की। खैर, आगे बढ़ते हैं, और भी खबरें हैं, उनकी बात कर लेते हैं। कौन सी खबर है? क्या मोहब्बत की दुकान में पैर छूना मना है? मोहब्बत की दुकान की वजह से असर हुआ है, कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ है, लेकिन क्या मना है? ऐसा क्यों कह रहा हूं? पूरी खबर जानना चाहते हैं तो चलिए खबर विस्तार से बता देते हैं। क्या मोहब्बत की दुकान में पैर छूना मना है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बस पूछ रहा हूं कि क्या सच में ऐसा है? क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 नेता पैर छूने भर से नप गए। राहुल गांधी हर जगह कहते ही रहते हैं कि हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन उनकी दुकान का इंदौर वाला काउंटर शायद बंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा मामला क्या है, वो तो बता दो। तो जान लीजिए। आपको याद है, अभी कुछ दिन पहले इंदौर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पेड़ लगाने का, और उस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता थे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के दिग्गज नेता। मंत्री जी कार्यक्रम करा रहे थे, सब जगह न्योता देने भी खुद जा रहे थे। तो कैलाश विजयवर्गीय काफी शिष्टाचारी मंत्री हैं। शिष्टाचार दिखाते हुए पहुंच गए इंदौर कांग्रेस की जिला कार्यालय, वृक्षारोपण कार्यक्रम का न्योता देने। बस फिर क्या था, कांग्रेस के इंदौर के शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष ने भी मोहब्बत की दुकान खोल दी और पूरे शिष्टाचार में स्वागत सत्कार किया। लेकिन इंदौर में आदरणीय चड्डा जी ने अति शिष्टाचार दिखाते हुए कैबिनेट मंत्री के पैर छू लिए और गले भी मिले। और फिर जब मंत्री जी अंदर गए तो बाकायदा गुलाब जामुन और समोसे का भी इंतजाम था। इतना शिष्टाचार देखने के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी सोचा कि हम काहे पीछे रह जाएं, हम क्यों पीछे रहें। तो प्यार दुलार करते हुए शिष्टाचार से अपने हाथ से ही सुरजीत सिंह चड्डा को गुलाब जामुन भी खिला दिया। तस्वीर देखिए आप, कितनी प्यारी है। कैलाश विजयवर्गीय सुरजीत सिंह चड्डा को अपने हाथ से ही गुलाब जामुन खिलाए दे रहे हैं। देखिए, वैसे तो राजनीति में ऐसा शिष्टाचार जरूरी है। जब भी ऐसी तस्वीरें आती हैं, हम लोग भी आगे होकर आपको दिखाते हैं कि आज फलाने नेता ने शिष्टाचार की मिसाल पेश की। और जब ये तस्वीर आई थी तो उसकी भी बहुत तारीफ हुई थी, लेकिन अब रायता फैल गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आला कमान को ये सब पसंद नहीं आया है। कांग्रेस को ये पूरा शिष्टाचार अनुशासनहीन लगा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस कैलाश विजयवर्गीय को लोकतंत्र का हत्यारा मानती है। ये सब बाकायदा लेटर में लिखा हुआ है। लेटर में कैलाश विजयवर्गीय को लोकतंत्र का हत्यारा क्यों कह रही है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जान लीजिए कि आखिर कांग्रेस ने एक्शन क्या लिया है। कांग्रेस ने इंदौर के शहरी और ग्रामीण दोनों जिला अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। दोनों को नोटिस, ये नोटिस जो इतने देर तक चला रहा हूं, दोनों को नोटिस भी जारी किया है। दोनों नोटिस में एक ही बात लिखी है, बस कॉपी पेस्ट किया गया है और शुरुआत में पेन से नाम लिख दिया गया है। क्या लिखा है नोटिस में, जान लीजिए।
एक ऐसा व्यक्ति जिसने मां अहिल्या की नगरी में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की एवं इंदौर की जनता से उनके मत का अधिकार छीनने का कृत्य करके देश विदेश में इंदौर को शर्मसार किया, जिसकी निंदा इंदौर वासियों ने भी की। ऐसे व्यक्ति का स्वागत सत्कार इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी का गांधी भवन में करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। आप 7 दिन में अपना स्पष्टीकरण दें, इस दौरान आपको वर्तमान पद से निलंबित किया जाता है। यह नोटिस 20 तारीख को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन मामला खुल के अब सामने आया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी का कहना है कि जब तक नोटिस का जवाब नहीं आएगा वो सस्पेंड रहेंगे। क्या कह रहे हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, सुन लीजिए। जिन्होंने षड्यंत्र किए, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, वो सौजन्यता और स्वागत के पात्र नहीं है और कांग्रेस का दफ्तर उनके स्वागत के लिए उचित स्थान नहीं है। अगर आपको सौजन्यता बरतना है तो उन्हें अपने घर पे बुला लीजिए, चाय पिला दीजिए, बात कर लीजिए। कांग्रेस का दफ्तर इसके लिए नहीं है। वैसे बात तो ठीक है कि अपने घर में बुलाओ, चाय पिलाओ, बात करो, लेकिन दफ्तर में बुला लिया तो क्या अपराध कर दिया। इंदौर शहर के अध्यक्ष खुद पूरी सफाई दे रहे हैं, उन्होंने भी सफाई दिया है। सही बात है, जब अचानक आपके दरवाजे पर मंत्री जी आ जाएं तो क्या करेंगे, स्वागत ही करेंगे ना भाई। लेकिन कांग्रेस को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इतनी दिक्कत क्यों है, वो भी समझ लीजिए। मामला इतना सीधा साधा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। दरअसल है क्या कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, उस समय नामांकन के आखिरी दिन इंदौर में बम फूटा था और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम को भाजपा में प्रवेश करा लिया था। इतना ही नहीं, उन्हें खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर भाजपा मुख्यालय ले गए थे। सेल्फी बहुत वायरल थी और यह सब इतना अचानक और अंतिम समय में हुआ था कि कांग्रेस को इतना टाइम ही नहीं मिला था कि वो अपने किसी नए प्रत्याशी का नामांकन करवा पाती। और इसी वजह से चुनाव में कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव में कोई आधिकारिक प्रत्याशी नहीं था। अब बताइए, दूध का जला मट्ठा भी फूंक कर ही तो पीता है, तो कांग्रेस भी क्या करे। कहीं मंत्री जी ने शिष्टाचार के चक्कर में 1-2 अध्यक्ष अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया तो क्या करेंगे। इसलिए कांग्रेस भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। वहीं इस पूरे मामले में भाजपा ने भी नया एंगल दिया है। भाजपा का भी सुनाना जरूरी है। सुनाइए भाजपा के जिला अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कांग्रेस में इन दोनों निपटाने का अभियान चल रहा है। एक धड़ा जीतू पटवारी जी को निपटाने में लगा हुआ है, जीतू पटवारी जी बाकी नेताओं को निपटाने में लगे हुए हैं, सब अपना अपना हिसाब चुकता करने में लगे हैं। इस निपटाने के अभियान के तहत इन जिला अध्यक्षों को निपटा दिया गया है कि ये केवल बताने और जताने के लिए है, मामला निपटाने के लिए है। ये कह रहे हैं निपटाने के लिए। अगली खबर क्या है, दिखाइए जरा। अगली खबर क्या है, कहां से है? 2 लाख मजदूर कहां जाएंगे? 2 लाख मजदूर कहां जाएंगे? पूरी कहानी छत्तीसगढ़ की है और यह खबर आपको देखना जरूरी है क्योंकि 2 लाख मजदूरों का मसला है। खबर क्या है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। समय कम है, खबर ज्यादा है। अब खबर छत्तीसगढ़ से है और यह खबर बहुत बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में आज रात 12 बजे से 200 छोटे स्टील प्लांट बंद हो जाएंगे। कंपनियों के मालिकों ने बिजली के बढ़े हुए दाम की वजह से फैक्ट्री बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले से अब मुसीबत आने वाली है। मुसीबत किसके लिए आएगी? मजदूरों के लिए आएगी। मजदूर परेशान हो गए हैं, डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। मजदूर क्यों डर गए हैं? क्योंकि अब मजदूरों की रोजगार छिन सकता है। असर लाखों मजदूरों पर पड़ने वाला है क्योंकि रोजाना 200-400 कमाने वाले मजदूरों की संख्या 2 लाख है। 2 लाख है। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने रायपुर के आसपास की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की कहानी भेजी है। ये मजदूर रायपुर के बिरगांव, उरला और सिलतला में काम करने जाते हैं, लेकिन कल इनके पास काम नहीं होगा। हमारे सहयोगी अनमोल से क्या कह रहे हैं जरूरतमंद लोग, जरा सुना दीजिए। पूरा जो क्षेत्र है उद्योग का ही लगा हुआ है, हर जगह कहीं स्टील फैक्ट्री है तो कहीं स्पंज का तो कहीं टेक्सटाइल का। कि बिजली की दर बढ़ाई है सरकार ने, उससे क्या है कि कंपनियां बंद हो जाएंगी तो डायरेक्ट भूखमरी का नौबत आएगा। आज यहाँ छत्तीसगढ़िया या बाहर वाली नौबत नहीं है, भूखा तो सभी लोग मरेंगे। जितने भी उद्योग हैं वो बंद हो जाएगा, स्टील वाला। सबकी हालत खराब हो जाएगी ना, हम तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी हमारी। तो कंपनी के भरोसे आए हैं। अब प्रॉपर ये भी चीज़ है ना, यहाँ इंडस्ट्री के एरिया में किसी की बात किसानी नहीं है। किराया भाड़ा से जी रहे हैं गाँव वाले लोग भी, उसको कहाँ से किराया भाड़ा देंगे बताओ। जब तक हम कमाएंगे वही मजदूरी, यही हमारा रोजी रोटी है। बंद हो जाएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री से कहीं ना कहीं हजारों आदमी का पेट पल रहा है, हजारों आदमी का घर चलता है।
तो यहाँ पे जो है कि एक कंपनी बंद होने से बहुत आदमी का नुकसान हो जाता है, तो हालत 200 कंपनी बंद होने वाली है। तो इसमें आप सोचिए जो कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना बेरोजगार हो जाएगा आदमी। बात तो सही कह रहे हैं, और याद रखिएगा विस्तार न्यूज के अलावा कोई चैनल नहीं होगा जो ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट करेगा, क्योंकि ये गरीब हैं। कौन दिखाता है गरीबों को? एक कंपनी बंद हो जाए तो क्या हाल होता है, और यहां तो 200 कंपनियां बंद होने वाली हैं। रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं इनको सुनकर। ये तो सिर्फ झलकियां थी जो आपको दिखाया है, कुछ मजदूरों का दर्द सुनाया, लेकिन हम कोई भी रिपोर्ट दिखाते हैं तो विस्तार से दिखाते हैं। हमारे सहयोगी सिर्फ बाहर घूमने वाले मजदूरों से ही बात नहीं किए हैं, एक मजदूर का परिवार कैसे रहता है ये दिखाने उनके घर भी पहुंचे हैं। इन्हीं कंपनियों में मजदूरी करने वाले विनोद अनमोल को अपने घर ले गए। विनोद के घर पर क्या हाल था, दिखाइए जरा। इनका नाम विनोद है और ये जो है सिलतरा क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ जो उद्योग लगे हुए हैं उसी में ये काम करते हैं। जब मैं इस क्षेत्र में आया ये समझने कि आखिरकार अगर ये जो फैक्ट्रियाँ हैं अगर बंद हो जाएगी तो इसका असर मजदूरों पर क्या पड़ेगा, तो हमें विनोद मिले और विनोद बस इतना बोले कि आप मेरे घर चल लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि अगर फैक्ट्री बंद हो गया तो इसका असर कितना पड़ेगा। और यही दिखाने और समझाने जो है विनोद अपने घर ले आए हैं। लोग देख 3 बच्चे हैं मेरे और घर में वही हाल है, हम लोगों को कभी काम मिलता है कभी काम मिलता नहीं है। एक मजदूर का जीवन क्या होता है ये आज हम आपको दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज़ के कैमरे पर। पूरा पानी आने आते रहता है, इधर से उधर से पानी आते रहता है, यहाँ से पानी आते रहता है, ऊपर से पानी गिरता है, इधर से पानी गिरता है। कहाँ जाएं और कैसे करें? कोई अगर हेल्प करती तो हेल्प मांगते हैं। क्या इन लोग को खिलाती हैं? कभी चावल खिलाते हैं, कभी रोटी खिला देते हैं, कभी ऐसी टोस खवा कर ऐसी सुला देते हैं। किस्मत थी खराब। तस्वीर आप देखिए और तस्वीर देखकर आप समझिए। एक माँ के आंख में आंसू है, एक पत्नी के आंख में आंसू है, मजदूर की पत्नी है। कहीं भी लगा कहीं जाएंगे, रोड में सोएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, फांसी लेकर मरेंगे बच्चों के साथ, और क्या करेंगे? ऐसा काम नहीं करना है, फांसी वासी क्या करें, कंपनी में सब बंद हो जाएगा सर, तो आदमी क्या करेगा? विनोद की पत्नी जब बात कर रही थी तो जमीन की तरफ झुक गई। ऐसा नहीं था कि वो कुछ काम करना चाह रही थी, वो अपने आंसू छिपा रही थी, अपनी बेबसी को विस्तार न्यूज़ के कैमरे से छिपा रही थी, लेकिन हार गई और उनका इमोशन फूट गया। फफक फफक कर रो पड़ी विनोद की पत्नी। बस इसीलिए रोज कहता हूं इमोशनल चैनल है, आपका चैनल है। अगर आप परेशान होंगे तो हमारी टीम आपके पास जाएगी। हम रोज ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां कोई नहीं पहुंच पाता, वहां विस्तार न्यूज़ पहुंचने की कोशिश करता है। विनोद के पूरे परिवार को भरोसा था कि हमारी मजदूरी करने की मजबूरी को विस्तार न्यूज़ में दिखाएं। घर के अंदर के बाद घर के बाहर का हाल भी देख लीजिए। देख रहे हैं घर के बाहर राख फैला हुआ है, गंदगी में बच्चा खाली बच्चा घूम रहा है, पैर में चप्पल तक नसीब नहीं है। अगर फैक्ट्री बंद हो गया तो यहां जैसे तैसे चल रही जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। ये बेबसी, ये लाचारी क्यों आई है ये भी समझ लीजिए। कंपनी वाले क्यों नाराज है, चलिए सुना देता हूं। ये कंपनियों का हाल ही में जारी हुए एक बिजली टैरिफ से परेशान है कंपनियां जो हैं, क्योंकि बिजली बिल प्रति यूनिट के हिसाब से करीब ₹1.52 बढ़ गया है। बिजली बिल का टैरिफ घरेलू उपयोग, कृषि और फैक्ट्रियों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा टैरिफ फैक्ट्री वालों को देना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टील इंडस्ट्री में ही बिजली खपत होती है। बिजली टैरिफ कितना बढ़ा है बाकी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में, ये भी विस्तार से समझा देता हूं। छत्तीसगढ़ में 2023-24 का टैरिफ ₹6.10 प्रति यूनिट था और अब 2024-25 के लिए नया टैरिफ ₹7.62 प्रति यूनिट का हो गया है। महाराष्ट्र में 2023-24 का टैरिफ ₹8.36 प्रति यूनिट था। 2024-25 में महाराष्ट्र में टैरिफ नहीं बढ़ाया गया है। तेलंगाना में इसी साल का टैरिफ ₹7.15 प्रति यूनिट था। 2024-25 में यहां भी टैरिफ नहीं बढ़ाया गया। इसी तरह मध्य प्रदेश में टैरिफ प्लान नहीं बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश का टैरिफ ₹6.21 प्रति यूनिट था।
2024-25 में टैरिफ नहीं बढ़ाया गया। उड़ीसा में 23-24 का टैरिफ 4 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट था। 2024-25 में टैरिफ नहीं बढ़ाया गया। छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी मिनी स्टील प्लांट की फैक्ट्री है। सबसे ज्यादा महंगी बिजली महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और सबसे सस्ती उड़ीसा में है। लेकिन छत्तीसगढ़ के फैक्ट्री वाले इसलिए नाराज हैं क्योंकि 2023 के बाद काफी राज्यों ने टैरिफ नहीं बढ़ाया, बस छत्तीसगढ़ में बढ़ाया गया, यही वजह है। नए बिजली टैरिफ से परेशान स्पंज आयरन एसोसिएशन के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुना दीजिए जरा। हमें उड़ीसा से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से सबसे कंपटीशन, जिंदल पार्क से कंपटीशन करना पड़ता है। उस कंपटीशन में अगर ऐसे बढ़ी हुई बिजली दरों में हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे और हम उद्योग, हमारे को 4,000 रुपये टन का लॉस आ गया है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता उद्योग ज़्यादा दिन तक। तो जब तक ये सरकार अगर वृद्धि लेगी, वापस लेगी, तो हम चालू रहेंगे, नहीं तो कल से रात से 12 बजे से सब उद्योग बंद हो जाएंगे। इतने लोगों की जिंदगियों का मसला है और इतने फैक्ट्री के मालिक परेशान हैं और कह रहे हैं कम करो, तो सरकार भी तो जवाब देगी। सरकार संवेदनशील है। सरकार ने क्या कहा है और कब तक इस पर राहत मिल जाएगी? अरुण साहु कुछ कह रहे हैं, डिप्टी सीएम, सुना दीजिए। देखिए, अन्य राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में बिजली की दर क्या है सभी को पता है। उनकी मांगे हैं तो निश्चित रूप से सरकार उनसे बैठकर बातचीत करेगी, उनसे बातचीत करके उस समस्या का समाधान निश्चित रूप से करेंगे। अभी 2 खबरें ऐसी हैं जो आपको नहीं दिखा पाया हूं, बहुत जरूरी है और आप जानना भी चाहते हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया था, कल दिखाऊंगा।